स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो है पार्ट 6 अंतरंग पत्राचार का भाग दूसरा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अंतरंग पत्राचार के पहले लेखक जगदीश चंद्र बसु के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम दूसरे लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अपने पत्र में जगदीश चंद्र बसु के बारे में लिखा। दोनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र थे। कैसे थे? दोनों ही आपस में घनिष्ठ। अंतरंग मतलब क्या होता है बेटा? घनिष्ठ। अंतरंग पत्राचार मतलब घनिष्ठता से अपने अंतर्मन की बातों को बताना। हम अपने अंदर की बात, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो हम किसको बताते हैं? जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, हमारे किसी घनिष्ठ मित्र को ही बताते हैं। हम ऐसे और किसी को भी नहीं बताते ना। क्यों? क्योंकि हमारे मन के तार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, है ना। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, या तो ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त ही हो, मम्मी भी हो सकती हैं, डैडी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो हमारी सहेली हो सकती है, हमारा दोस्त हो सकता है, हमारी बहन हो सकती है, भैया, कोई भी हमारा कोई ना कोई हमारी लाइफ में ऐसा इंसान होता है हमारी ज़िंदगी में, जिससे हम हमारे अंतर्मन की गहराई की बातों को हम एक दूसरे से आपस में विचार विमर्श कर सकें, बातचीत कर सकें, हम एक दूसरों को अपने दुख सुख के बारे में बता सके, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। हम किसको बताते हैं? जो हमारा बहुत ही घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ मित्र होता है, या जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है, लगाव होता है। तो उसी प्रकार जो हमारे जगदीश चंद्र बसु जी हैं और रविंद्रनाथ ठाकुर, ये दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। कैसे मित्र थे? एक दूसरे में घनिष्ठ मित्र था। घनिष्ठ मतलब क्या होती है? जो बिल्कुल गहराई से होती है, जिससे अपने हर मन की बात को शेयर किया जा सके, है ना। विचार विमर्श किया जाके अपने सुख, अपने दुख, अपनी तरक्की, अपनी सफलता, अपनी असफलताओं के बारे में हम बात कर सकते हैं। उसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो बिल्कुल हमारे मन के करीब होता है। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी और जगदीश चंद्र बसु जी थे, ये दोनों एक दूसरे के दिल के बहुत करीब थे। इन दोनों ने जब पत्र के माध्यम से अपने अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाया। आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय के बारे में। हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय रचनाकार थे। कौन थे? हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय रचनाकार थे। रचना मतलब उनकी रचना, वो रचनाएं करते थे। बहुत सारी रचना उन्होंने की। रचना का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ के बारे में, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में जानना, उसकी रचना करना, उसको उभारना। रविंद्रनाथ ठाकुर वनस्पतियों में भी प्राण होते थे। जो हमारे वनस्पति थे ना, उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर उनके प्राण होते थे। क्यों? क्योंकि वो उनसे बहुत ही अच्छे से परिचित थे। वो समझते थे, वो जानते थे कि ये जो वन्य जीव जंतु हैं, इनमें भी प्राण होते हैं। इस तथ्य की सर्वप्रथम खोज हम करने वाले भारतीय वैज्ञानिक बने, और वनस्पतियों में प्राण होने की खोज का तथ्य की सर्वप्रथम खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक बने। कौन बने प्रथम वैज्ञानिक? रविंद्रनाथ ठाकुर बने। इन्होंने तथ्य की सर्वप्रथम खोज की और भारत के ये पहले वैज्ञानिक साइंटिस्ट बने। और इन्होंने जगदीश चंद्र बसु, इन दोनों में घनिष्ठ मित्रता होने के कारण से अपने पत्रों के माध्यम से दोनों एक दूसरों की बहुत कुछ बताया करते थे। दोनों क्या करते थे? घनिष्ठ मित्रता होने के कारण अपने पत्र के माध्यम से एक दूसरे को सब बताया करते थे, पत्र में सब लिखा करते थे। जैसा कि आज हम टेलीविज़न, है ना,
टेलीविज़न में हम सब कुछ देख लेते हैं, फ़ोन पर हम टेलीफोन पर बातचीत कर लेते थे पहले। आजकल मोबाइल आ गया है, वीडियो कॉल्स होने लगे हैं, है ना। हम एक दूसरे से दूर दूर से देख करके हम एक दूसरे को हमारी बात बताकर समझ करके हम नए हमारी योजना तक पहुंच जाते हैं। पहले ये सारे माध्यम नहीं हुआ करते थे। पहले एकमात्र माध्यम था एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, वो था पत्र। पत्र के माध्यम से इंसान अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाया करते थे। तो अंतरंग पत्राचार में इन्होंने पूरा प्राचीन समय के विद्यालय के बारे में बताया। क्या बताया? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने बताया कि प्राचीन समय में जिस तरह से विद्यालय होते थे, है ना, गुरुकुल्स होते थे, तो वहाँ पर बच्चे सुबह उठते थे, पढ़ाई करते थे, गुरुकुल का काम करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये सब बदल गया है। तो वो चाहते थे कि वही नियम तंत्र हो, ऐसा विद्यालय खोला जाए कि वैसा ही नियम तंत्र हो और विलासिता की कहीं से भी कोई गंध मात्र भी ना आए। बच्चों को हर प्रकार से शिक्षित किया जाए। इन्होंने इस पाठ में पूरा विद्यालय के बारे में बताया। आइए हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 में हुआ। कब हुआ? 1861 में हुआ। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1861 में हुआ। और कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। कहाँ पर हुआ बेटा? कोलकाता में हुआ। सन 1861 में हुआ। 1861 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। किसका जन्म हुआ कोलकाता में 1861 में? तो हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी का जन्म हुआ। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले और इकलौते भारतीय थे। कौन थे? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसके लिए पाया था इन्होंने? नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले और इकलौते भारतीय हैं। कौन है पहले और इकलौते भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार पाया था, और वो भी साहित्य के लिए पाया था? तो वो कौन थे बेटा? हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर। इनकी रचनाओं में मानवता, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व के स्वर मुख्य रूप से उभरे हैं। क्या है इनकी रचनाओं में? इनकी रचनाओं में मानवता, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व के स्वर मुख्य रूप से उभरे हुए हैं। गीतांजलि, गौरा आदि इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? और भी हैं, लेकिन अभी हमको कौन सी करनी है? गीतांजलि और गौरा इनकी रचनाएं हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन इनकी रचना है। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो किसकी रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर की रचना है। आगे बात समझ में। रविंद्रनाथ संगीत और शांति निकेतन जैसे शिक्षण संस्थान स्थापित किया करते थे। क्या करते थे? जो हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे ना, वो क्या क्या करते थे बेटा? वो रविंद्रनाथ संगीत प्रेमी थे, तो वो संगीत के संस्थान खोला करते थे। शांति निकेतन, वो चाहते थे कि हर जगह शांति हो, हर कोई प्रेम सा रह सके। तो शांति निकेतन जैसे शिक्षण संस्थान जहाँ पर के बच्चे पढ़ सके, है ना, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके, उसके लिए शिक्षण संस्थान स्थापित किया करते थे। क्या किया करते थे वो? उनके समय में उन्होंने संगीत जैसे कि बच्चे जहाँ संगीत सीख सके, शांति से रहकर पढ़ाई कर सके, तो शिक्षण संस्थान खोले। जैसे कि जहाँ पर शांति निकेतन के नाम से उन्होंने नाम दिया, संगीत शालाएं खोली, और उन्होंने ये सारी चीजें बच्चों के लिए स्थापित की। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी का निधन कब हुआ? श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी का निधन मतलब उनकी मृत्यु कब हुई? उन्होंने अपनी अंतिम सांस कब ली? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने अंतिम सांस
1941 में ली थी। इनका अंतिम समय था 1941 में इनका निधन हो गया था। निधन यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। रविंद्रनाथ ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी? रविंद्रनाथ ठाकुर की मृत्यु 1941 में हुई थी। जन्म कब हुआ था? 1861 में हुआ था। 1861 में जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ठीक है ना। और साहित्य के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कौन थे? एकलौते पहले और एकलौते भारतीय थे जिन्हें ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी रचनाओं में क्या क्या होता था? मानवता, देश प्रेम, विश्व बंधुत्व के स्वर मुख्य रूप से उभरे हैं। गीतांजलि, गौरा आदि इनकी रचनाएं हैं। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भी इन्हीं की रचना है। रविंद्रनाथ जी ने बच्चों के लिए संगीत शांति निकेतन शिक्षण संस्थान को स्थापित किया और इन्होंने अपनी अंतिम सांस 1941 में ली और इनका निधन उस समय हो गया था। 1941 में ये मृत्यु लोक के लिए गमन कर गए थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।